परी और सोने चांदी के कंगन। सुरभि नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सुरभि की माँ जमींदार के खेत में काम करती थी। काम के बदले हर रोज सुरभि की माँ को 50 रुपए मिलते थे। दोनों गरीब थे, लेकिन फिर भी एक साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। एक दिन सुरभि अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मेरे स्कूल में अंजलि नाम की एक लड़की है। वो अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। इस बार तो मैं भी उसके जन्मदिन में गई थी। 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है। मुझे पता है हम बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन में ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी मनपसंद खीर बना दो। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और उन्हें खीर खिलाऊंगी। बिटिया, खीर बनाने में तो बहुत पैसे लगते हैं। मुझे तो हर रोज 50 रुपए मिलते हैं। उसमें घर की कभी कभी सब्जी और कभी कभी घर का राशन लाना पड़ता है, इसलिए मुझे पैसे संभाल के रखने पड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर खीर बना पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद सुरभि का जन्मदिन आता है और उसका जन्मदिन साधारण दिन की तरह ही निकल जाता है। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सुरभि की मम्मी खेत में काम कर रही थी। तभी अचानक एक सांप आता है और उन्हें काट लेता है। सांप काटने की वजह से उनकी वहीं मौत हो जाती है। मम्मी के जाने के बाद सुरभि का दुनिया में कोई नहीं बचा था। सुरभि के चाचा तक ये बात पहुंचती है और वो उसे लेने आ जाते हैं। सुरभि, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम अभी अपना गुजारा नहीं कर पाओगी। मेरे साथ चलो। लेकिन चाचा जी, मम्मी ने बताया था कि चाची हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर मैं वहाँ गई तो चाची बहुत गुस्सा करेंगी। इन सब की फिक्र मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो। उसके बाद सुरभि अपने चाचा जी के साथ उनके घर आ जाती है। सुरभि को देखकर उसकी चाची निराली अपने मन में सोचती है, अच्छा तो इसे घर उठा कर ले आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा है ले आई, मुझे एक नौकरानी मिल गई। निराली सुरभि को देखकर गुस्सा नहीं होती है, बल्कि उसे लगता है कि उसे एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। निराली डरा धमकाकर सुरभि से घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन सुरभि बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक गरीब लड़की नजर आती है जो कंगन बेच रही थी। सुरभि को कंगन बहुत पसंद थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो कभी भी कंगन नहीं खरीद पाती थी। उस दिन सुरभि उस लड़की के कंगन देख बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत कंगन है, लेकिन देखकर ही काम चलाना होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है जो मैं खरीद सकूं। वैसे भी अगर मैंने चाची से मांगा तो कौन सा वो मुझे पैसे दे देंगी। पहले मेरी मम्मी थी तो मुझे घर के काम नहीं करने पड़ते थे, लेकिन अब तो मुझे यहाँ आकर सारे काम भी करने पड़ते हैं और चाची की मार भी खानी पड़ती है। यहाँ आना ही बेकार है, लेकिन क्या करूँ, चाचा जी ले आए, उन्हें भी तो मना नहीं कर सकती थी। उदास होकर सुरभि वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सुरभि घर पहुँचती है, निराली कहती है, कहाँ थी अब तक? घर आने में इतना टाइम कैसे लग गया? बोल, इतना टाइम लगता है क्या बाजार से सब्जियाँ लाने में? चाची जी, मैं तो बाजार से सब्जियां लेकर सीधा घर आ रही हूँ। उसके अलावा मैं कहीं दूसरी जगह नहीं गई। चल, अब मुझे कोई बकवास नहीं सुनना। जा, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उसे भी धो ले और खाना भी बना ले। सुरभि चुपचाप बिना कुछ बोले कपड़े धोने चली जाती है। काम करते करते सुरभि को बार बार उन कंगन की याद आ रही थी। सुरभि ने किचन में दूध चढ़ा रखा था। उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, जिसकी वजह से दूध गिर जाता है। तभी निराली आती है और बोलती है, ए लड़की, तेरा ध्यान कहाँ है? सारा दूध गिर गया। मुझे माफ कर देना चाची, मेरा ध्यान नहीं रहा। आजकल तेरा ध्यान काम में नहीं लग रहा है। मैं भी देख रही हूँ, तेरा ध्यान किसी काम पर नहीं लग रहा है। लगता है तो पिटाई के बाद बिल्कुल सही हो जाएगी, फिर तेरा सारा काम में ध्यान लगने लगेगा। नहीं चाची जी, माफ कर दो, अब से मैं सारा काम ध्यान से करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, आज तो तेरी पिटाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर से हुआ तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। सारा काम जल्दी से कर ले, वरना खाना भी नहीं खाने दूंगी और घर के सारे काम करवाऊंगी वो अलग। इतना बोलकर निराली वहाँ से चली जाती है।
निराली के जाने के बाद सुरभि अपने मन में सोचती है, मैं अब परेशान हो गई हूँ चाची से। मुझे इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना, लेकिन अगर इनके साथ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? पता नहीं मैं कब खुशी से रह पाऊंगी। अगले दिन सुबह निराली सुरभि को अपने पास बुलाती है। निराली की आवाज सुनकर सुरभि उसके पास जाती है। जा बाजार से गाजर लेकर आ जा। आज मेरी नंद आ रही है तो सोच रही हूँ कि उसके लिए गाजर का हलवा बना लूँ। मैं नहा कर आऊंगी तो बाजार चली जाऊंगी। मैंने बोला ना, अभी जाएगी तो मतलब अभी ही जाएगी। ज्यादा आनाकानी की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सुरभि डर जाती है और बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त सुरभि को फिर से वही कंगन बेचने वाली लड़की नजर आती है। सुरभि फिर से खड़ी होकर कंगन देखने लगती है और इस बार उस लड़की की नजर भी सुरभि पर चली जाती है। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। इतना बोलकर सुरभि हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। सुरभि घर पहुँचती है और निराली को उसके कमरे में बचे हुए पैसे देने जा रही थी। तभी वो अपनी चाची और उसके नंद की बातें सुन लेती है। रेखा, तूने लड़के वालों से बात कर ली है ना? हाँ हाँ, मैंने सारी बात कर ली है। अच्छा, तो तूने बता दिया है ना कि हम उन्हें 1 भी रुपया दहेज में नहीं देंगे? अरे वो सुरभि से लगभग 15 साल का बड़ा है। जैसे ही मैंने उसे सुरभि की फोटो दिखाई, उसने तुरंत हाँ कर दी और उसने बोला कि कोई दहेज नहीं लेगा, बल्कि हमने उसकी सुरभि से शादी करवा दी तो वो हमें बहुत सारे पैसे देगा, क्योंकि वो बहुत अमीर है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये मनहूस लड़की भी घर से चली जाएगी और इसके जाने के बाद बहुत सारे पैसे भी आएंगे। अब जल्दी जल्दी इस लड़की की शादी हो जाए। भाभी, तुम सुरभि को मत बताना कि 2 दिन के अंदर अंदर जल्दी जल्दी हम उसकी शादी करवा देंगे। सुरभि दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सुरभि को बहुत हैरानी होती है। मुझे तो लगता था कि वो बस मुझे डांटती हैं और मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि चाची इस हद तक नीचे गिर जाएंगी। मैं किसी बुढ़े से बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अभी इस घर से भाग रही हूँ। उसके बाद सुरभि घर से भागने का मन बना लेती है और उसी वक्त घर से चली जाती है। सुरभि चलते चलते एक जंगल में चली जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे किसी भी तरफ जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सुरभि को बहुत सारे जंगली जानवर की आवाज आ रही थी, जिससे उसे बहुत डर लग रहा था। इसलिए सुरभि वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी जंगल के बीचों बीच उसे वही गरीब लड़की नजर आती है जो उसके गांव में कंगन बेचा करती थी। दीदी, आप मेरे साथ चलो। तुम तो वही हो ना जो गांव में कंगन बेचती हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें 2 सोने और चांदी के कंगन देना चाहती हूँ। सोने और चांदी के कंगन? लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे हैं? तुम तो बहुत गरीब लगती हो। हाँ, लेकिन पहले तुम मेरे से सोने और चांदी के कंगन लो और इन दोनों का कुछ इस्तेमाल करो। सुरभि सोने और चांदी के कंगन ले लेती है। तुम्हें इससे जो चाहिए मांग लो, सुरभि अपने मन में सोचती है। अभी तो मेरे लिए सबसे जरूरी रहने के लिए एक घर है और राशन, मैं यही मांग लेती हूँ। इतना सोचने के बाद सुरभि घर और राशन मांग लेती है। उसके सामने घर और राशन आ जाता है। तभी अचानक वो गरीब लड़की परी बन जाती है। सुरभि बहुत हैरान होती है। हैरान मत हो, दरअसल मैं एक बहुत ही घमंडी परी थी। मैं सबको नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन मैंने एक बूढ़ी अम्मा का चलने का सहारा, उसकी लाठी उससे छीन ली, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा पृथ्वीलोक पर गरीबी से अपना जीवन यापन करूंगी। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी। तब जाकर उन्होंने मुझे ये सोने और चांदी के कंगन दिया और कहा कि जब भी मैं किसी जरूरतमंद इंसान को ये सोने और चांदी का कंगन दूंगी, वो इंसान इसका इस्तेमाल करेगा, फिर मैं परी बन जाऊंगी। लेकिन उन्होंने आपको बस यही करने के लिए क्यों कहा? कुछ और उपाय भी तो हो सकता था। नहीं, मैं कभी किसी की मदद नहीं करती थी और सबको परेशान करती रहती थी। इसलिए मुझे सबक सिखाने के लिए जब तक मैं किसी की मदद नहीं करूंगी, तब तक मैं फिर से पहले की तरह नहीं हो पाऊंगी।
इसलिए मैंने तुम्हें सोने और चांदी के कंगन का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मैं रहने के लिए एक घर ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गईं। तुम्हारी वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम ये सोने और चांदी के कंगन अपने पास रख लो। अब मैं हमेशा के लिए परीलोक जा रही हूँ। इतना बोलकर परी चली जाती है। सुरभि सोने और चांदी के कंगन की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन तभी एक दिन सुरभि को ढूंढते ढूंढते उसकी चाची निराली और उसकी नंद आ जाती है। कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता भी है हम तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं। तेरी चाची को तेरी कितनी याद आ रही थी। वो तो तेरे जाने के बाद रो रही थी। हाँ, रो रही होगी क्योंकि मेरे जाने के बाद उनको लाखों का नुकसान हो गया था। मतलब ये कि उस दिन आप दोनों में जो भी बातें चल रही थी मैंने सब सुन लिया था। अच्छा, यानी तुझे सब पहले से ही पता है। अब तुझे जब सब कुछ पहले से ही पता है तो देर किस बात की। चल हमारे साथ, वरना रस्सी से बांधकर मारते हुए लेकर जाएंगे। हाथ तो लगा कर देखो, मेरे चांदी के कंगन ने तुम्हारे छक्के ना छुड़ा दिए तब कहना। जैसे ही निराली और रेखा सुरभि को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही चांदी के कंगन दोनों के ऊपर आग के गोले बरसाने लगती है। भाभी, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। चलो यहाँ से, वरना लाखों रुपयों के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। सही कह रही है, अब हम कभी नहीं आएंगे। उसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह सुरभि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो फिर से एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। मानकपुर गांव की राजकुमारी बहुत ही घमंडी थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। राजकुमारी के महल में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन किसी के भी बाल राजकुमारी जितने लंबे घने काले नहीं थे। एक दिन राजकुमारी अपने कक्ष में बैठकर खुद को संवार रही थी। तभी रानी आती है और बोलती है, तुम इस गांव की राजकुमारी हो और हमेशा खुद को संवारने में लगी रहती हो। तुम्हें तीर चलाना, तलवार चलाना सीखना चाहिए। क्यों माँ, ये सब सीखने की क्या जरूरत है? मेरी शादी एक सुंदर शक्तिशाली राजकुमार से होगी। राजकुमारी में ये सब गुण होने चाहिए। मैंने भी शादी से पहले अपने पिता के घर में तलवार चलाना और तीर चलाना सीखा था। यहाँ तक कि मैं अपने भाइयों के साथ शिकार पर भी जाती थी। आप ये सब इसलिए करती थी क्योंकि आप मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी। मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए अपनी सुंदरता की देखभाल करना पसंद करती हूँ। अगर मैंने खुद की देखभाल नहीं की तो कहीं सांवली ना हो जाऊँ। तुमने तो ठान ली है कि कभी मेरी बात नहीं मानोगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक मन्नत मांगी थी, इसलिए तुम मंदिर जाकर पूजा कर लो और गरीबों में सोने के सिक्के बांट देना, फिर ये मन्नत पूरी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ मंदिर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पैर में रूखे सूखे बाल फंस जाते हैं। वो गुस्से में बोलती है, ये रूखे सूखे बाल किसके हैं? मैं अभी इसमें फंसकर गिर सकती थी। राजकुमारी, वहाँ देखो, पेड़ के नीचे एक साध्वी बैठी है। कहीं रूखे सूखे बाल उसके तो नहीं? राजकुमारी साध्वी के पास जाती है और बोलती है, ये अपने बाल थोड़े संभाल के रखो। अगर मैं अभी इनमें फंसकर गिर जाती तब बताती तुम्हें। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने? क्या किसी साध्वी से इस तरह बात करनी चाहिए? ना जाने तुम्हें किस बात का अहंकार है। मुझे अपनी सुंदरता और लंबे बालों का अहंकार है। मेरे बाल तुम्हारे बालों की तरह रूखे कांटेदार नहीं हैं। मेरे बालों को देखो, कितने घने और मुलायम हैं। ये जटाएं मेरी वर्षों से की गई तपस्या का फल है और तूने इसका मजाक बनाया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिन बालों से तू इतना प्यार करती है वो तेरे से छिन जाएंगे और तू गंजी हो जाएगी। अगले ही पल राजकुमारी गंजी हो जाती है। उसी वक्त साध्वी वहाँ से गायब हो जाती है। अपनी ऐसी हालत देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। राजकुमारी अपनी माँ की मन्नत पूरी नहीं करती है और अपने महल चली जाती है। उसके बाद वो अपने कक्ष में जाकर सोचती है, साध्वी बुढ़िया ने ये सही नहीं किया। मुझे कुछ ना कुछ करके ये सब सही करना ही होगा। मैं एक बहुत ही सिद्ध जादूगरनी को जानती हूँ। मुझे उसके पास अभी के अभी जाना चाहिए। राजकुमारी सबसे चुपके जादूगरनी की गुफा में जाती है। जादूगरनी, एक साध्वी बुढ़िया ने मुझे श्राप दिया है, जिसकी वजह से मैं गंजी हो गई हूँ। आप ये श्राप खत्म करने का कोई उपाय बताइए। राजकुमारी, मैं आपका गंजापन दूर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ।
आप हफ्ते में एक बार आधी रात को उस घर में जाना जहाँ लड़कियाँ बाल खोल कर सोए। आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसके बाद आप जैसे ही सोती हुई लड़की के पास जाओगी वो गंजी हो जाएगी और उसके बाल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे गंजेपन को ना देख सके। अगर किसी ने भी तुम्हारा गंजापन देख लिया तो तुम उसी वक्त भस्म हो जाओगी। ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप मुझे मंत्र बता दो। उसके बाद जादूगरनी राजकुमारी को मंत्र बता देती है। उसके बाद राजकुमारी चुपके से अपने महल में वापस चली जाती है। राजकुमारी किसी को भी अपने गंजेपन के बारे में पता नहीं लगने देती है और सबसे छुप छुप के रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक रानी की तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। राजकुमारी अपनी माँ की मौत के बाद भी सबके सामने नहीं जाती है और न ही अपनी माँ को आखिरी बार देखती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आधी रात को राजकुमारी कई घरों में ताक झांक करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक घर मिलता है जिसमें एक लड़की खुले बाल करके सोई हुई थी। इतना ढूंढने के बाद मुझे एक घर मिल ही गया जहाँ खुले बालों वाली लड़की सो रही है। अब मैं इसके बाल अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजकुमारी उस लड़की के घर के अंदर जाती है और जादूगरनी का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है। अगले ही पल वो लड़की गंजी हो जाती है और उसके बाल राजकुमारी के पास आ जाते हैं। राजकुमारी बहुत खुश होती है और अपने महल वापस चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही वो लड़की उठती है अपना गंजापन देखकर रोने लगती है। 1 महीने बीत जाते हैं और राजकुमारी ने गांव की कई सारी लड़कियों को गंजा कर दिया था। उसी गांव की एक गरीब औरत की बेटी के साथ भी राजकुमारी ने ये किया था। उसकी बेटी बहुत रो रही थी। वो औरत उसे समझाते हुए बोलती है, मेरी बच्ची तो पूरी गंजी हो गई। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है। सारी लंबे बाल वाली लड़कियां गंजी हो रही है। तू चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। मैं अभी मुखिया रमेश लाल के घर जाकर ये सारी बात बताती हूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले गांव में क्या चल रहा है। वो औरत अपने साथ कई सारी औरतों को लेकर मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, हमारे गांव की सभी लंबे बाल वाली लड़कियों के बाल अपने आप गायब हो रहे हैं। कल रात को मेरी बेटी ठीक ठाक सोई थी और सुबह हमने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बहुत लंबे बाल थे मेरी गुड़िया के। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। उसे इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं राजा से कह के सैनिकों को गांव की सीमा पर तैनात करवा देता हूँ। उसके बाद जो भी ऐसा करता है वो पकड़ा जाएगा। उस दिन रात से सैनिक गांव की सीमा और सभी के घर के बाहर तैनात थे। मुझे रोकने के लिए इतने सारे सैनिकों को पहरे पर लगा दिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आज तो किसी के बाल लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन कल जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। उसके बाद राजकुमारी अपने महल वापस चली जाती है। राजकुमारी अपने कक्ष में यही सब सोच रही थी। तभी उसे उसकी मरी हुई माँ की आवाज आती है। राजकुमारी, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम ही कर रही हो। माँ, ये तो आपकी आवाज है। हाँ, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। बेटी, साध्वी से माफी मांग लो और ये सब करना छोड़ दो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर तुमने माफी मांग लिया तो वो अपना श्राप वापस ले लेंगी। माँ, मैं आपकी बात कभी नहीं मानती हूँ और अभी भी नहीं मानूंगी। तुम मर चुकी हो, पता नहीं तुम्हारी आत्मा मेरा पीछा कब छोड़ेगी। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ। माँ होना तो सही राह दिखाना मेरा फर्ज है। आने वाले समय में तुम्हारे पिताजी अपना सारा राजपाट तुम्हें दे देंगे और तुम यहाँ की रानी बन जाओगी। लेकिन रानी कभी ऐसी घमंडी और जिद्दी नहीं होती है। मेरी बात मानो और माफी मांग लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया से माफी नहीं मांगूंगी। मैं राजकुमारी हूँ, ना कि सेविका। इतनी जल्दी मत भूलो, इसी घमंड की वजह से उस दिन तुम्हें श्राप मिला था। राजकुमारी इसका कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह राजकुमारी उठती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कड़ी तैनाती में वो लड़कियों के बाल कैसे लेगी। तभी उसे एक तरकीब सोचता है। इस गांव में कड़ी तैनाती कर दी है ना, अब मैं पास वाले गांव की लड़कियों के बाल लूंगी। राजकुमारी अब पास वाले गांव में जाने की सोचने लगती है, लेकिन उस गांव की औरतों और लड़कियों को पहले से ही इस बारे में पता था, इसलिए वहां की लड़कियां बाल खोलकर नहीं सो रही थी।
यहाँ तो किसी ने भी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ रखा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे सुबह होने से पहले अपने गांव भी वापस जाना है, लेकिन मुझे किसी के बाल नहीं मिले तो मैं फिर से गंजी हो जाऊंगी। कोई तो होगी जिसने अपने बाल खुले छोड़ रखे होंगे। उस गांव की नैना नाम की एक लड़की जो बहुत समझदार थी, उसने राजकुमारी को गांव में आते हुए देख लिया था। वो एक पेड़ के नीचे अपने बाल खोलकर सोने का नाटक करने लगी। राजकुमारी की नजर उस पर जाती है। इस लड़की के बाल खुले हैं। चलो अच्छा हुआ, जाते जाते मुझे खुले बालों वाली लड़की मिल गई। उसी वक्त नैना उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, राजकुमारी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। लेकिन कैसे? इस गांव में सबको पता है कि पास वाले गांव में क्या हो रहा है। आधी रात को मैंने तुम्हें हमारे गांव में आते हुए देख लिया और मैं समझ गई कि तुम वही हो जो सबके बाल लेकर जा रही हो। घमंडी राजकुमारी, अब तुम्हारे सर पर बाल कभी नहीं आएंगे। तुमने बहुत निर्दोष लड़कियों और औरतों के बाल चुराए हैं। ये सब करके तुमने अपने सिर पर और ज्यादा पाप ले लिया है। नैना आवाज लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और उसी वक्त राजकुमारी साध्वी के श्राप के अनुसार भस्म हो जाती है। राजकुमारी के भस्म होते ही उन सभी लड़कियों के बाल वापस आ जाते हैं जिनके बाल राजकुमारी ने चुराए थे। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं।